नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल केस के बारे में। क्रिमिनल केस में एफआईआर से लेकर सज़ा तक का क्या प्राविधान है। हमारी इंडियन पैनल कोड अपराध के बारे में बताती है और उसके सज़ा के बारे में भी बताती है, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमें प्रक्रिया के बारे में बताती है कि किस प्रकार उस केस चलेगा, किस प्रकार उसमें ट्रायल होगा, किस प्रकार उसमें सज़ा बुलेगी। तो ये सब प्रक्रिया जो है उसमें बताई गई है सीआरपीसी में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्रिमिनल केस के बारे में। सभी नए अधिवक्ताओं को एवं एक अच्छे अधिवक्ताओं को इस क्रिमिनल केस की प्रत्येक स्टेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो आज का विषय है ये उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह से कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। उनको अपने केस के बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। उनका केस कौन से स्टेज पे चल रहा है, उनके केस में अब इस टाइम क्या प्रक्रिया चल रही है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विशेष करके एक अच्छे वकील को तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता दूं, क्रिमिनल केस के कुछ स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो है वो है एफआईआर का। एफआईआर इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्रिमिनल केस। अगर एफआईआर सही तरह से लिखी गई है, उसी एफआईआर पर केस चलेगा। तो ये एफआईआर किस प्रकार दर्ज होती है। जब भी पुलिस किसी कॉलर द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध की, गंभीर अपराध की सूचना दी जाती है या असंज्ञ अपराध की सूचना दी जाती है, तो पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करती है। अपराध दो प्रकार के होते हैं। हमारी आईपीसी में जहाँ सेक्शन लिखे हुए हैं उसी के नीचे ये भी लिखे हुए हैं कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल है, नॉन वेलेबल है, ये किस मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाएगा, कौन से न्यायालय में सुना जाएगा, सब वहाँ दे रखा है। तो दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो मामले कॉग्निजेबल हैं उनमें पुलिस बगैर न्यायालय की अनुमति के अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती, और जो नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं उनमें न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है। उसमें पहले कोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, कॉग्निजेबल मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। ये जानकारी प्रत्येक अधिवक्ता को होना आवश्यक है। कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। चलिए, एफआईआर दर्ज हो गई। उस एफआईआर की तहकीकात के लिए पुलिस को इधर उधर भागना पड़ता है, तथ्य सामग्रियों को जुगाड़ करना पड़ता है, अपराधी को अरेस्ट करना पड़ता है। अपराधी अरेस्ट हो गया, ये दूसरी स्टेज है। अपराधी जब गिरफ्तार हो जाता है तो अपराधी को गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। ये उसका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अर्थात 24 घंटे के अतिरिक्त आप
यहाँ एक बात बता दूं, अगर कोई व्यक्ति मान लो देहरादून में गिरफ्तार हुआ है और अपराध मवाने का है, तो उसे देहरादून से मवाने लाने तक का जो समय है वो समय एक्सटेंड कर दिया जाएगा टोटल समय से। अर्थात ये नहीं है कि भाई वहाँ से लाए 48 घंटे हो गए, अब थाने में रख रखा है, भेज नहीं रहे, नहीं, वो समय लेस कर दिया जाएगा। अब थाने में आने के बाद वो 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो गया, अब उससे अगली स्टेज में मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर पुलिस प्रार्थना पत्र देती है कि हमें इस अपराधी से कुछ सामग्री, कुछ तथ्य संग्रहित करने हैं, तो उसकी पुलिस कस्टडी मांग सकती है, पीसी पुलिस कस्टडी मांग सकती है। अगर न्यायालय ये उचित समझे कि हाँ पुलिस कस्टडी देना आवश्यक है, तो न्यायालय उसके पीसी दे सकती है, तो वहाँ से ही बंदा वापस थाना चला जाएगा पुलिस कस्टडी में। अगर न्यायालय ये समझती है कि अब कोई पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधा वहाँ से उसे जेसी भेज देगी, जुडिशियल कस्टडी, जेल। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीसरी स्टेज समाप्त हो गई। अब पुलिस 90 दिन के अंदर, 60 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करती है। इस बीच अपराधी को अगर जमानत मिल जाती है और वो जमानत पर बाहर है, तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट समन भेजती है। कोर्ट समन अगर नहीं भेजती तो चार्जशीट दाखिल करने के समय मुलजिम को नोटिस देकर आईओ बुला सकता है और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर सकता है। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करते वक्त एक चार्जशीट की एक प्रति निःशुल्क अपराधी को दी जाएगी। ये हो गया चौथा स्टेज। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जो पांचवा स्टेज है, वो पांचवा स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अर्थात अपराधी के विरुद्ध न्यायालय चार्ज बनाती है, अर्थात उस पर आरोप लगाती है न्यायालय कि ये आपने अपराध किया है। चार्ज बनने के समय अभियुक्त का न्यायालय में होना आवश्यक है और उसी दिन उसको चार्ज एवं अन्य जो भी एफआईआर की कॉपी, आदर्श जो भी डॉक्यूमेंट्स उसकी न्याय की पैरवी करने के लिए आवश्यक है, वो उसको दे दी जाएगी। यहाँ पर पांचवा स्टेज समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्रिमिनल केस। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही वो स्टेज है जिस स्टेज पर अपराधी ने जो अपराध किया है उसका खंडन किया जाएगा। क्या वाकई उसने अपराध किया है? झूठ सच की परख करने के लिए ट्रायल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ क्रिमिनल केस। तो दोस्तों ट्रायल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस ट्रायल में
गवाहों के बयान होते हैं, अर्थात गवाह, जितने भी गवाह हैं वे सब गवाह अपराध का समर्थन करते हुए न्यायालय में अपना बयान देंगे, उनकी गवाही होगी। जब न्यायालय में उनकी गवाही होगी तो उनके कह देने से ही न्यायालय नहीं मान लेगी। अब उनका क्रॉस एग्जामिन होगा, अर्थात वे जो बयान दे रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका परख होगा। इसके लिए क्या करता है, अब अभियुक्त का जो अधिवक्ता है वो गवाहों से प्रश्न पूछता है, और गवाहों में जो वो प्रश्न पूछता है, एक अच्छे अधिवक्ता का गुण है कि गवाह को किसी भी प्रकार का घटना का वर्णन करने का मौका ना दिया जाए, अर्थात सिर्फ हाँ में और ना में प्रश्न पूछा जाए। अर्थात जो प्रश्न अधिवक्ता पूछे उसका उत्तर हाँ में या ना में हो। अगर गवाह को समय मिल जाता है फैक्ट का वर्णन करने का, तो वहाँ पर वकील फंस जाएगा, क्योंकि गवाह को मौका मिल गया। गवाह को मौका उसने ही दिया है, जबकि उसे मौका नहीं देना था। अर्थात जो क्रॉस एग्जामिन है, उस क्रॉस एग्जामिन में जो क्वेश्चन अधिवक्ता तैयार करके लाता है, उसी क्वेश्चन के दायरे में अधिवक्ता को क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, गवाहों का प्रति परीक्षण करना चाहिए। गवाहों का प्रति परीक्षण होने के उपरांत 7वीं स्टेज, ये वो स्टेज है जिसमें दोनों अधिवक्ता फैक्ट को लेकर, गवाह को लेकर आपस में बहस करते हैं। इस बहस से ट्रायल के वक्त जिन गवाहों ने बयान दिए हैं घटना का समर्थन करते हुए, उनका क्रॉस एग्जामिन हुआ है। उस क्रॉस एग्जामिन में उन्होंने प्रश्नों के जो जवाब दिए हैं उन पर बेस करके ये बहस होती है। इसको फाइनल बहस से पूर्व की स्टेज कहते हैं, फाइनल बहस से पूर्व की स्टेज। इसके बाद 313 के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे, और वो बयान मजिस्ट्रेट की अपनी इच्छा है वो बंद कमरे में भी ले सकता है। वहाँ पर अभियुक्त का अधिवक्ता उपस्थित नहीं होगा, उसको होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है सजा बोलने की, उससे पहले दोनों अधिवक्ताओं का एक फाइनल बहस होती है। इस फाइनल बहस के बाद मजिस्ट्रेट अपना निर्णय, अपना ऑर्डर सुरक्षित रख सकता है, या फाइनल बहस के बाद अपना डिसीजन दे सकता है। तो दोस्तों, ये किसी भी क्रिमिनल केस के FIR से लेकर सज़ा तक का जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया है। इस संबंध में एक चीज़ बताना और उचित समझता हूँ। बहुतों को इस संबंध में कंफ्यूज्ड है कि ट्रायल कोर्ट कौन सा है। ट्रायल कोर्ट दोनों ही हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट की पावर 3 साल तक की है। 3 साल तक की सज़ा का प्राविधान जो है वो मजिस्ट्रेट दे सकता है, 3 साल तक की सज़ा। और सेशन कोर्ट
को अधिकार है कि वो फांसी तक की सज़ा दे सकता है। परंतु यहाँ पर एक बात बता दूं कि फांसी की सज़ा देने से पहले सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्रिमिनल केस के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा। और कोई क्वारी अगर आपकी है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6395 700 235। दूसरा है 9756 1369 04। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई केस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय नमस्कार।